नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं सुगंध शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आइकन्स ऑफ भारत, योग्य भारत, सफल भारत। फ्रीडम ऐप और एनडीटीवी इंडिया की ये प्रस्तुति आइकन्स ऑफ भारत एक प्रयास है भारत को सशक्त बनाने का। इस शो के जरिए हम भारत के आवाम को प्रेरित करना चाहते हैं और उनकी जिंदगी को बदलना चाहते हैं। हम उन्हें जिंदगी जीने की एक नई राह दिखाना चाहते हैं। इस मंच पर आप मिलेंगे भारत के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए आइकन्स से। ये वो लोग हैं जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी अपना साहस नहीं छोड़ा, अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और दूसरे देशवासियों को भी आजीविका प्रदान की। हर एपिसोड में हम आपको ऐसे आइकन्स की प्रेरणा भरी कहानी से रूबरू कराएंगे जो कि अपनी फील्ड के एक्सपर्ट हैं। हर एपिसोड में हम चुनेंगे एक श्रेष्ठ आइकन को, फिर इन्हीं श्रेष्ठ आइकन्स में से अंत में चुना जाएगा एक सर्वश्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ आइकन चुनने में हमारी जूरी हमारी मदद करेगी। चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ आइकन्स ऑफ भारत के जूरी मेंबर्स से। हमारे पहले जूरी मेंबर हैं देश का गौरव, देश का प्यार, श्री आनंद कुमार। हमारे दूसरे जूरी मेंबर हैं प्रफुल्ल बिल्लोरे जी, जिन्हें प्यार से हम कहते हैं MBA चाय वाला। हमारी तीसरी जूरी मेंबर हैं सबकी चहेती, हमारे इस शो की फैशन आइकन रश्मि बंसल जी। हमारे चौथे जूरी मेंबर हैं मेंटर ऑन अ मिशन, जो सबको प्रेरित करते हैं, श्री श्रीकांत शास्त्री जी। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करूंगी एक बार फिर से आइकन ऑफ भारत में। मैं आज ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक जितने भी एपिसोड्स हो चुके हैं, जितने भी श्रेष्ठ आइकन हम चुन चुके हैं, क्या आपको लगता है कि इस शो पे श्रेष्ठ आइकन बनने के बाद उनके जीवन में कोई बदलाव आएगा या वो अब और ज्यादा प्रेरित करेंगे लोगों को? आप लोगों को उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? मेरा यकीन है कि इस शो में जो भी श्रेष्ठ आइकन बन रहे वो जो आइकन के तौर पर आए वो तमाम लोगों को देखकर जन जन तक ये संदेश पहुंचेगा कि आप लाचार नहीं हैं, मजबूर और बेबस नहीं हैं। इच्छा शक्ति जगाए, अपने भीतर के हुनर को खोजे और कुछ नया अपना करके दिखाए। तो मेरा यकीन है कि ये बहुत बड़ा संदेश देगा और हमारे आइकन ऑफ भारत रोल मॉडल बनेंगे। अगर आप मुझसे बात करें तो मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत देश आज की तारीख में आज़ादी की दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। 1947 में हमने अंग्रेजों से लड़ाई करी। आज की जो आज़ादी की लड़ाई है वो विचारों की है और स्वाधीनता की है, अपने आत्मनिर्भर बनने की है। तो मैं सबको बोलूँगा कि आप अपना बिजनेस चालू कर रहे हैं, मेरा मैसेज यही है, मेरी एक्सपेक्टेशन उनसे ये कि आप बन गए हो ना, एटलीस्ट कोशिश करो 10 लोगों को और बनाने की कोशिश करो और उन 10 लोगों को बोलो कि और 10 एंटरप्रेन्योर्स खड़े करें। तो मेरी उनसे यही उम्मीद है, खुद भी बदले और एटलीस्ट 2 से 5 लोगों को अपने आप बदले, 2 से 7 वालों। जब मैंने IIM अहमदाबाद से ग्रेजुएशन की थी तो मैंने प्लेसमेंट से जॉब नहीं ली और लोगों ने कहा आप कितने बेवकूफ़ है। घर में भी काफ़ी इस पर वाद विवाद हुआ। तो यहाँ जितने भी आइकन आए ज़्यादातर ने कहा कि भाई हमने नौकरी जब छोड़ी तो लोगों ने घर पे कहा कि अब ये क्या कर रहे हो। और धीमे धीमे जैसे वो सफलता पाते गए तो थोड़ा सा ऑपोजिशन कम हुआ और मुझे आशा है कि इस मंच पे आने के बाद वो बातें ख़त्म ही हो जाएंगी कि भाई आपने सही रास्ता चुना है और उनको एक जोश आएगा कि भाई अब सबका साथ मेरे पास है। लेकिन जो रिस्क लेने का नतीजा है कि वो इस मंच पे आए हैं, उन्हें पूरा देश देख रहा है, तो बहुत गौरव की बात है। मुझे ज़रूर आशा है कि वो बहुत आगे बढ़ेंगे। जो ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जिस तरह के आइकन्स हम देखते हैं, उनका रास्ता बहुत अकेलापन का होता है। इस मंच पर लाने की वजह से उनका वैलिडेशन हो गया है कि हाँ, देश हमें रिकॉग्नाइज करता है। न सिर्फ ये, बट देश में जितने और ग्रास रूट एंटरप्रेन्योर्स हैं उनका भी हौसला बढ़ जाएगा कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरा देश है, हमें इस तरह का मंच मिल चुका है। बिल्कुल, मैं और आप सबको बता दूं कि एनडीटीवी इंडिया को भी, फ्रीडम ऐप पे भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं कि हमारी जूरी जो है वो बहुत ही सराहनीय काम कर रही है, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। नहीं, अभी श्रीकांत सर ने बहुत अच्छी बात बोली। ऐसे शो के बाद क्या होता है कि जो लोग देख रहे हैं उनमें भी एक उम्मीद जागती है कि मुझे भी मौका मिल सकता है, मैं भी हीरो बन सकता हूँ। तो अब ये नए नए उद्यमी हैं, छोटे छोटे लोग जो बड़ा काम कर रहे हैं, इनसे लोग प्रभावित होकर इस शो के बाद या अभी भी हो रहे हैं, देख देख के बड़ा काम करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। और ये सत्य बात है आपका आनंद जी। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप
वही हो जो जैसे विचार आपके हैं, आपकी सोच जैसी वैसे आप बनते हो। तो लोग देखो, कोई भी आदमी को कुछ बड़ा करना होता है या काम करना होता है ना, तो सबसे पहली जो सीढ़ी होती है वो होती है विचार की। अरे अच्छा ऐसे होता है, जागरूकता आती है, अच्छा मोटिवेशन आ गया, अब वो हिम्मत करेगा, दौड़ेगा, भागेगा, घिसा चलेगा, रेंगेगा, पर चलेगा जरूर, आगे जरूर बढ़ेगा। हम गिनती करते हैं कि इंडिया में 100 यूनिकॉर्न हो गए। इस शो के बाद गिनती होगी कि इंडिया के 60 आइकन हैं और ये काउंट बढ़ता रहेगा हर सीजन के साथ। वो गिनती लोग करेंगे, यूनिकॉर्न की गिनती नहीं करेंगे। क्या बात। वाह, क्योंकि ये जन जन की तक पहुंचने वाला शो है और आम आदमी भी ऐसा सपना देख सकता है। बहुत आसान लगता है और आसान भी है। तो ये शो के माध्यम से बहुत लोग मुझे संपर्क कर रहे हैं, बहुत लोग ईमेल दे रहे हैं और मेरा भी हौसला बढ़ रहा है। तो दोस्तों, आपने सुन लिया कि आइकन्स ऑफ भारत शो जो है वो हमारे भारत की आवाम का फेवरेट शो बनता जा रहा है। बहुत सारे लोग प्रेरित होते जा रहे हैं। तो क्या आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं? क्या आप इस मंच का हिस्सा बनना चाहते हैं? तो आप डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप और अपने आप को सशक्त बनाइए। चलिए अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारे आज के आइकन्स ऑफ भारत से। पहले आइकन को मंच पे बुलाने का समय हो चुका है। इनका नाम है पूर्वी टोंक और रितेश टोंक। ये आए हैं छत्तीसगढ़ से और इन्हें प्यार से हम कहते हैं द इनोवेटर्स। चलिए इस मंच पे सुनते हैं इनकी प्रेरणादायक कहानी। मैं रितेश टांक और मैं पूर्वी टांक। हम दोनों कशित इनोवेशंस हैं। किसानों को सब्जी की खेती में हर कुछ दिनों में लगातार स्प्रे करना होता है, जो कि बहुत ही लेबर ओरिएंटेड जॉब होता है। साथ में इसमें एक्यूरेसी का भी ध्यान रखना होता है और लगातार मजदूरी बढ़ने के कारण यह काम दिन ब दिन महंगा होते जा रहा है। इस समस्या को देखते हुए हमने कशित इनोवेशन में टेक्नोज इलेक्ट्रिकल स्प्रेयर डेवलप किया है। वी आर वेरी थैंकफुल टू NDTV एंड फ्रीडम ऐप। नमस्ते जजेस। नमस्ते। नमस्कार पूर्वी जी, रितेश जी, इस मंच पर आपका स्वागत है। हम सबको आपकी कहानी बताइए। आई एम रितेश टांक और मैं पूर्वी टांक। हम कशित इनोवेशन से हैं और हम दुर्ग से बिलोंग करते हैं। खेती में किसान को बीज से लेकर फसल तैयार करने के लिए सबसे पहले खाद, फिर जुताई, खेत की जुताई करनी होती है, खाद फिर बीज से पौधे तैयार करने होते हैं। साथ में बहुत सारे लेबर से फसल को तैयार करनी होती है। ये तैयारी लगभग 3 महीने का समय लगता है इसमें। और जब फल और फूल की अवस्था में आता है तो सबसे ज़्यादा उस पर डिसीज़ और पेस्ट का अटैक होता है। अगर उस समय फार्मर सही समय पर सही इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड स्प्रे नहीं करता है तो उसकी पूरी मेहनत खराब हो जाती है। इसी समस्या का समाधान खोजने के लिए हमने कशित इनोवेशन में एक ऐसी मशीन बनाई जो कम से कम रोड टू रोड डिस्टेंस 5 फीट में भी आराम से चल सके और एक अकेला लेबर भी उसके पूरी खेती में स्प्रे कर सके। तो रितेश जी, आपने जो ये काम किया बहुत ही सराहनीय है। तो ये मशीन बनी कैसे? क्योंकि आपने इंजीनियरिंग तो करी नहीं है, तो क्या आपने खुद अपने हाथों से बनाई, किसी और से बनवाई? तो किस तरह से उसका इजाद हुआ? 2014 में मैंने हैंड लोन लेके एक पावर टिलर खरीदा और उस पर सोचा कि इसमें एग्रीकल्चर स्प्रेइंग मशीन्स बनाते हैं। तो वो मशीन बन गई, स्प्रे भी हुआ, लेकिन अब उसकी एक लिमिटेशन के कारण वो वहीं स्टॉप हो गई। फिर मन में आया कि इसमें भीड़ के कुछ ऐसा बनाएं जो इसमें ये लिमिटेशन ना हो और सभी किसान इसको आसानी से वो अपनी खेत में उपयोग कर सकें। आपकी जो टेक्नोलॉजी है वो काफ़ी इफिशिएंट और काफ़ी स्पीड वाली है, तो क्या दूसरी फसलों में भी उपयोग हो सकता है इन चीज़ों का? सर, सोयाबीन के लिए और मक्के के लिए बहुत सारी कंपनियों ने बहुत सारे स्प्रेयर्स बनाए हैं, लेकिन सब्जी की खेती के लिए अभी तक किसी भी कंपनी ने ऐसी मशीन नहीं बनाई है जो कम से कम दूरी सब्जी में रोड टू रोड डिस्टेंस 5 to 6 फीट रखा जाता है। इतने नैरोएस्ट डिस्टेंस के लिए कोई भी मशीन आज तक नहीं बनी इंडिया में। और साथ में इस मशीन की खास बात यह है कि इलेक्ट्रिक है। ये बैटरी से चलती है। आज जहाँ 1 एकड़ में स्प्रे का कॉस्ट 200 से 300 रुपये पर एकड़ होता है, हमारी मशीन से स्प्रे करने पे ये मुश्किल से 24 रुपीज़ पर एकड़ होता है। वाह, मैंने बहुत अच्छा बताया। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये मशीन बनाए आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई भी आपको कि गरीब किसानों के लिए सोचा। इस मशीन बनाने में कोई किसान को कितना लागत आएगा? अब तक कितनी मशीनें आप बना के इसको किसानों तक पहुंचा दिया? सबसे पहले ये मशीन को अगर कोई किसान बनाना चाहता है तो उसको खर्च 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में लगभग आएगा।
इसके पहले हम लोग सेम मशीन को पेट्रोल इंजन ड्रिवन बनाते थे। वो हमने 535 मशीन अभी ऑल ओवर इंडिया में बना के बेच चुके हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक हमारी मशीन अभी किसानों के द्वारा उपयोग में ली जा रही है। 535 के नंबर को अगर मैं बोलूं कि 5000 करना हो तो आपकी क्या योजना है आपके बिजनेस के लिए आगे? सर, इंडिया में 255 मिलियन हेक्टेयर जो है वो हॉर्टिकल्चर क्रॉप के अंडर में आती है। और हम अगर उसमें से 20% को भी मानते हैं कि अगर वेजिटेबल के अंडर में आती है तो हमारा कस्टमर बेस मोर देन 25 लाख फार्मर्स होते हैं। अगर हम उसमें से 2% को भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो 50,000 मशीन्स का हमारा टारगेट है। और हमारी योजना अगले 5 साल में 5,000 मशीन बेचने की है, जिसका ओवरऑल वॉल्यूम 300 करोड़ रुपए के लगभग होता है। सर, जब हम ये मशीन इन्वेंट किए थे तब हमारे पास कुछ भी नहीं था, ना हमारे पास कुछ प्रोफेशनल्स थे कि हम उनको हायर कर सकें, ना हमारे पास बिगर एरिया था जिसमें कि हम उनको ये कर सकें। जस्ट इनका एक कंसेप्ट था, उसको प्रैक्टिकली हमें बनाना था, बिकॉज इट वाज जस्ट लाइक कि ड्रीम फॉर अस कि हम फार्मर्स को कुछ इनिशिएटिव प्रेजेंट कर सकें और उनका जो बेसिक डे टू डे लाइफ है उसको बहुत बेहतर बना सकें। पर आप तो पढ़े लिखे लगते हैं दोनों, और आपको खेती में जोत दिया, किसानी में मिट्टी में डाल दिया, तो आपको अच्छा लगता है इनके साथ काम करना? सर, खेती करना इज़ अ बिग थिंग, क्योंकि इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राउड। क्योंकि हम अगर खेती नहीं करेंगे तो हम अपना लाइफ आगे नहीं सोच सकते हैं। अगर आप इस प्रोफेशन में आना चाहते हैं और इसको नज़दीक से देखेंगे तो आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं इसमें। तो हॉर्टिकल्चर के एरिया में गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं फार्मर्स के लिए, लेकिन फार्मर्स को जानकारी नहीं है। अगर फार्मर्स को जानकारी हो जाए और उन स्कीम्स का फ़ायदा ले, क्या वो आपकी मशीन खरीद सकते हैं गवर्नमेंट के हेल्प से? श्योर सर, बिल्कुल खरीदेंगे। और क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फंड मैकेनाइजेशन की सब्सिडी के लिए आता है, तो हमारे लिए एक वो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी और मार्केट भी है। अगर हमारी मशीन पे 50% की सब्सिडी मिलती है तो फार्मर इजीली उसको अवेलेबल कर सकता है। वो आधे दाम पे मिल जाएगा। आधे दाम पे मिल जाएगा, उसको कर्ज लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी दूसरी मशीन खरीदने के लिए, क्योंकि हमारी मशीन की कॉस्ट बहुत कम है। तो मैं तो शहर में पली बड़ी हूँ, तो ये सब सुन के मुझे बहुत ज्ञान मिल रहा है और आपकी खेती की तरफ इतना पैशन है दोनों का। हमारे मंच पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद। भारत में एग्रीटेक कारोबार में शुद्ध लाभ करीब 24.89 करोड़ रुपए। एग्रीटेक कारोबार शुरू करने के लिए 50 लाख रुपए दरकार। एग्रीटेक क्षेत्र में 450 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप है। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी और के सपनों को पूरा करने के लिए नौकरी करते करते थक गए हैं, अपना खुद का कोई लघु उद्योग शुरू करना चाहते हैं, तो फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए। वहाँ पे बहुत बेहतरीन कोर्सेज हैं। वहाँ पर आपको हमारे आइकन्स ऑफ भारत सिखाएंगे कैसे खुद का व्यवसाय शुरू करें। इसी के साथ साथ चलिए अब वक्त हो गया है कि मैं आपको मिलवाऊं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से। ये आई हैं कोटा राजस्थान से। वैसे तो कोटा मशहूर है मेडिकल इंजीनियरिंग एग्जाम्स की तैयारी करवाने के लिए, लेकिन ये करती हैं कोटा डोरिया साड़ियों का निर्माण और हमारे देश के कल्चर को आगे लेके जा रही हैं। चलिए मैं आपको मिलवाती हूँ दिल अफरोज जी से। मेरा नाम दिल अफरोज है। मैं कैथून कोटा राजस्थान की निवासी हूँ और सिद्धिका ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। सिद्धिका ग्रुप के साथ में हम लोग 100+ महिलाओं को जोड़कर काम करते हैं। हमारे गांव कैथून में सभी महिलाएं आर्टिजन्स हैं जो कि वीविंग करती हैं। पूरे गांव में करीब 3000 लूम हैं। साथ ही जो गांव की महिलाएं हैं वो वीविंग करके अपनी पढ़ाई भी खुद कंप्लीट करती हैं। थैंक्स टू NDTV और फ्रीडम ऐप जिन्होंने हमें यहाँ बुलाकर अवसर दिया। सभी को नमस्ते, सलाम। नमस्कार, स्वागत है आपका। और बहुत अच्छा लगा कि आप कोटा से आए हैं। बचपन में हम कोटा स्टोन सुनते थे, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन कोटा एक कारण से और मशहूर है, वहाँ की कचौरी बहुत अच्छी होती है और विदेशों तक जाती है। और तीसरा तो आज के तारीख पे सब लोग जानते हैं इंजीनियरिंग मेडिकल के लिए, लेकिन आप जो साड़ी बना रही हैं, नया कुछ कर रही हैं, तो क्या आपकी योजना है? क्या बनाती है साड़ी, कैसे बनाती हैं, और साड़ी के लिए कोटा मशहूर हो जाए इसके लिए आपकी क्या योजना है? पूरी कहानी दर्शकों को सुनाइए। मेरा नाम दिल अफरोज है। मैं राजस्थान राज्य के कोटा ज़िले के कैथून
छोटे से कस्बे से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे हर घर में महिलाएं साड़ी, दुपट्टा, फैब्रिक बनाती हैं। खास करके महिला हैं, वहाँ महिलाओं ने कोटा डोरिया फैब्रिक साड़ी बनाने की बागडोर को संभाल रखा है, क्योंकि वहाँ की लड़कियाँ सब लोग इतना बाहर नहीं जा सकती और जाने की परमिशन भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे भी परमिशन नहीं थी कुछ टाइम पहले तक कि मैं बाहर जा सकूं, अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकूं, और किसी से बात करना भी थोड़ा ऐसा माना जाता था, स्पेशली पुरुषों से बात नहीं कर सकती थी लड़कियां। तो ऐसे ही बेटियों को यही समझाया जाता था कि आप घर में बैठें, काम करें, बुनाई करें। तो बेटियों ने ही अपनी अभी के टाइम पे ये है कि बेटियां अपनी इतना काम करती हैं कि वो अपनी शादी का पैसा भी इकट्ठा कर लेती हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितनी कठिनाई होती है जहाँ पे आपको इतनी रुकावटें होती हैं, इतने बंधन होते हैं, ये नहीं कर सकते, वहाँ नहीं जा सकते, तो वहाँ पे अपने आप को एंटरप्रेन्योर बनाना और इतने बड़े स्टेज पर आना, ये जर्नी बताओ थोड़ी अपनी संघर्ष की। सर बहुत प्रॉब्लम होती है। जैसे कि कहीं जाने के लिए सबसे पहले तो मुझे अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने में बहुत मुश्किलें आई हैं। जब मैं छोटी थी, 4th-5th क्लास में पढ़ती थी, तभी आप प्लीज मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। आप सब अपने लोग हैं यहाँ पे, चिंता मत कीजिए। तब सर ऐसा होता था कि पढ़ाई अब ये मान के चलिए और लड़कियों का अब रास्ता दिखा रही है। बिल्कुल, मुझे देख के मेरी जो कज़न सिस्टर्स हैं, मासी की लड़कियां हैं, वो मुझे बोलती है आपा आप अच्छा कर रही हैं, हमें आपको देख के बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि वो भी घर से बाहर इतना नहीं निकल पाती हैं। उनको पढ़ना चाहिए। जैसे शबाना जी है, इनकी बेटी भी है, तो इनकी बेटी इनके साथ में वीविंग करती है और वो अभी 12th क्लास में। एक ये शहनाज जी हैं, इन्होंने भी अपनी पढ़ाई को इसी तरह कंप्लीट नहीं किया, इन्होंने मेरे साथ में अभी ये काम कर रही हैं। तो ये 8th क्लास में ही इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, क्योंकि ये घर में सबसे बड़ी बेटी थी, इनको घर में पापा मम्मी को सपोर्ट करना था। उसके बाद में इन्होंने वीविंग करके अपने मम्मी पापा को सपोर्ट किया है। तो सब लड़कियां हम लोगों को, इन शहनाज जी को और मुझे देखकर काफी मतलब ऐसा महसूस करती हैं कि आप लोग कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। You are an inspiration for them. तो ऐसा था कि मम्मी को जुनून था कि मुझे पढ़ाना ही है। वो सबसे लड़ जाती थी हमारे लिए कि हमें तो पढ़ाना है। जब मैं 10th क्लास में आई तो सबने मना किया, फिर पढ़ा रहा है, पापा को सब बोलते फिर से पढ़ा रहा है, क्यों मना नहीं करता तू। तो फिर पापा ने कहा कि मैं तो पढ़ाऊंगा, आपको जो सोचना है वो सोचो। फिर बोलते हैं कि शादी कर दो। जब मेरी बड़ी दीदी की शादी 2011 में, जब मैं 11th क्लास में थी, तो मम्मी और पापा का ऐसा था कि मैं क्यों करूं, अभी इससे एक बड़ा भाई है, मैं उसकी पहले सोचूंगी, और सबसे बड़ी जो बहन है पहले मैं उसका सोच रही हूँ। तो अभी इसकी शादी में कम से कम मैं 20-22 साल की जब तक नहीं हो जाती हूँ, तब तक पेरेंट्स का करेज और एटीट्यूड बिल्कुल बहुत अच्छा है। हम लोग सलाम करते हैं, उनको सलाम करते हैं। आपको भी सलाम। अच्छा, पढ़ाई कहाँ तक हुई? ऐसे था कि पढ़ना है इसलिए बीएससी में एडमिशन ले लिया, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं था बीएससी करने में। मैंने फाइनल ईयर एग्ज़ाम नहीं दिए। फिर मुझे करना सितंबर 2015 में मैंने अपना समूह फॉर्मेशन किया। एसएचजी फॉर्मेशन जब हुआ तब वहीं से मुझे आइडिया आया कि मुझे बीएससी तो अब नहीं करनी है फाइनली। और शादी भी अभी नहीं करनी है। नहीं। तो मैंने अब तो इस शो के बाद बहुत ऑफर आएगा आपके शादी के लिए। तो आजकल एक्चुअली देखें तो साड़ियाँ लोग कम पहन रहे हैं, तो आपको लगता है किस तरह से मतलब साड़ियों को पॉपुलराइज करें? आपकी जो साड़ियाँ बनती हैं उनको बेचने में तकलीफ होती है कि मतलब कैसे आप लोगों तक पहुँचाते हैं? साड़ियों को बेचने में जिनको कोटा डोरिया की पहचान है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती खरीदने में। और हैंडलूम की साड़ी का मैम ऐसा है कि उसकी 3000 से स्टार्ट एकदम प्लेन साड़ी स्टार्ट होती है। तो किस तरह आप प्रमोट करते हो फिर? हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं मोस्टली, के एग्जीबिशंस में जाते हैं, कस्टमर्स का सुनते हैं कि कैसा क्या, तो फिर उनको एक्सप्लेन करते हैं। आपकी कहानी सुन के बड़ा दिल को अच्छा लग रहा है मुझे, और आप ये आवाज और उठाइए। आप अगर वो 4th-5वीं में शादी कर लेते हैं ना, तो ये बीएससी एमएससी तक बात नहीं होती और आज एनडीटीवी के आइकॉन्स ऑफ भारत में आप हिस्सा नहीं बनते। और सर इसी में मुझे एक जो एसएचजी फॉर्मेशन हुआ था वो आइका के थ्रू हुआ था। आइका एक एनजीओ है दिल्ली में ही, वो उनका
सपोर्ट से हम लोगों ने स्टार्ट किया था, एक एसएचजी फॉर्मेशन किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। प्लीज अपने मम्मी पापा को हमारी तरफ से धन्यवाद कहिए, शुभकामनाएं दीजिए। मेरा भी प्रणाम बोलिएगा, मेरा भी प्रणाम। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। हथकरघा और कपड़े के सामान का वैश्विक बाजार 2000 करोड़ रुपए का 5 से 7 लाख रुपए के निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं हथकरघा कारोबार। हथकरघा उद्योग 23.77 लाख करघों के साथ देश का सबसे बड़ा कुटीर उद्योग है। अब मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी अगली आइकन ऑफ भारत से, जो कि हमारे योगा को यानी कि हमारे देश की संस्कृति को आगे बढ़ा रही हैं। जैसा कि कहते हैं योगा से ही होगा। चलिए मिलते हैं जुगनू अग्रवाल से, जो आई हैं बेंगलुरु से। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम जुगनू अग्रवाल है और मैं अपनी उच्च शिक्षा बैचलर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन और डिप्लोमा इन एनिमेशन किया था और मैं पिछले 7 साल से योगा सिखा रही हूँ। मेरा वेट करीबन अराउंड 78 kgs हुआ करता था। मुझे काफ़ी बॉडी शेमिंग का सामना भी करना पड़ा। धीरे धीरे जब मैं क्लास में जाने लगी तब मुझे अच्छा लगने लगा, मेरा वेट लॉस हुआ और जैसे ही मेरी प्रोग्रेस आगे बढ़ी मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि योगा सिर्फ एक फिजिकल आसना या पतले होने का ज़रिया नहीं है। तो 2013 में मैंने योग को पढ़ना और बहुत सारे सर्टिफिकेशन कोर्सेज चालू किए। आज मैं काफ़ी लोगों को योगा सिखाती हूँ और मैं चाहूँगी कि हर लोग के पास ये योग पहुँचे। मैं अब थैंक यू करना चाहूँगी एनडीटीवी और फ्रीडम ऐप का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आज मैं यहाँ बैठ के आप सबके सामने इतना बोल रही हूँ। हाय, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागत है आपका जुगनू इस मंच पर। योगा तो हमारे देश में 5000 सालों से प्रचलित था, लेकिन आजकल ज़्यादा पॉपुलर हो गया और विदेशों में भी हम जाते हैं तो कोई भी शहर में वहाँ योगा स्टूडियो ज़रूर होता है। तो आपकी जर्नी इस तरफ कैसे हुई? थोड़ा सा अपनी जर्नी, अपनी कहानी हमें सुनाएं। मेरा नाम जुगनू अग्रवाल है और कुछ शब्द मैं अपने बारे में कहना चाहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा ओबेस हुआ करती थी। मेरा वेट 78 kgs के अराउंड था एंड मुझे काफ़ी बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा और कुछ जान पहचान के लोग भी मेरे साथ चलने में इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स सा फील करते थे और मेरा मॉरल काफ़ी लो था। तो अराउंड 13 ईयर्स के पहले मेरे पापा ने मुझे योगा क्लासेस ज्वाइन कराया। तो कुछ महीने बीते, थोड़ा सा इफेक्ट दिखा बॉडी में। पहले मेरे लिए योगा सिर्फ एक वेट लॉस का माध्यम था। तो जैसे जैसे कुछ महीने बॉडी पे इफेक्ट आया, जैसे योगा मेरे शरीर पे काम करने लगा तो मैंने 2013 में सोचा कि मैं चलो इसका फॉर्मल ट्रेनिंग लेती हूँ। मैंने काफ़ी सर्टिफिकेशन कोर्सेज़ किए, अपने आप को मास्टर्स के लिए इनरोल किया और फिर भी मुझे ऐसा लगा कि बहुत कम है, बिकॉज़ योगा आज के लिए एक फ़िज़िकल आसना बन के रह गया। आप जितना अच्छा आसना परफॉर्म करते हो आप उतने अच्छे योगा टीचर कहलाते हो। तो मैं योग के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि योगा खाली एक फिज़िकल फिटनेस नहीं है, वो बाहरी रूप से आपके शरीर पे काम करते हुए आपके अंदर मानसिक संतुलन की सेवा करता है और ज़रूरी योगा सबके लिए है। मुझे आप थोड़ा समझाइए कि मुझे आपसे योगा सीखना है, मैं आपकी क्लास में आ गया तो कौन से 5 दिन या 1 हफ्ते के लिए आप मुझे पहले शुरुआत कैसे करवाओगे? तो मैं पहले आपको बेसिक व्यायाम कराऊंगी जिसमें आप बॉडी मूवमेंट्स सीखोगे, बिकॉज हर कोई अलग बैकग्राउंड से आता है, सबकी बॉडी अलग है। तो मैं पहले 1-2 दिन आपकी बॉडी को अंडरस्टैंड करने में टाइम देना चाहूँगी और उसके बाद मैं ग्रेजुअली आपको प्रोग्रेस कराऊंगी कि आप कौन कौन से आसना कर सकते हैं। बिल्कुल कस्टमाइज है बॉडी के हिसाब से। अच्छा हाँ। ये बताइए, एक मेरा सवाल है, योग आपके शरीर में परिवर्तन आया, मन शुद्ध हुआ, तो योग को उद्योग बनाया जाए, ये कब आपके मन में आया और क्या इसकी कहानी क्या है? देख, योगा ही ऐसा फील्ड लगा मुझे, मैंने और भी पढ़ाई की है, मुझे ऐसा लगा यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अर्न और सर्व करते हो। यहाँ पे मुझे खुद को भी बहुत शांति मिलती है। बिजनेस के आधार पे देखो, पैसा सबको प्यारा है, मुझे भी प्यारा है, बट मुझे शांति पैसे से ज्यादा प्यारी है। पैसा कमाना एक गर्व की बात है। शांति पैसे से ज्यादा प्यारी है। कोई जगह ली, कोई रेंट पे ली, मतलब कि अपने घर से कर रहे थे, कैसे आपने ये शुरू किया?
पहले तो मैं इंडिविजुअल लोगों को सिखाया, फिर मैंने ग्रुप क्लासेस जब शुरुआत की थी तो 3-4 लोग थे, फिर वर्ड्स ऑफ माउथ करीबन 18 से 20 लोग हुए और उस अकॉर्डिंग मेरे को काफ़ी क्लासेस मिलते गए। वर्ड्स ऑफ माउथ से मिला इनिशियली, फिर मुझे कॉर्पोरेट सेक्टर ने हायर किया और मैंने काफ़ी कॉर्पोरेट सेक्टर्स को सिखाया। ऐसा आप देखते हैं कि लोग एट्रिशन होता है, छोड़ देते हैं बीच बीच में, मतलब परसिस्टेंस नहीं होता है? हाँ जी, लोग छोड़ते ज़रूर है बट कंसिस्टेंट होना बहुत ही ज़रूरी बात है योगा में, बिकॉज तो 3 दिन या 3 महीना योग करके उसे कैसे मोटिवेट करते हैं लोगों को कि रोज आए, 3 बार आए कर? मैं उनसे ये कहती हूँ बिकॉज आप अपने, जैसे मेरे पास कोई स्टूडेंट्स आते हैं और मुझे बोलते हैं कि मुझे ना 15 दिन में पतला होना है, मुझे 1 महीने में डायबिटीज़ घटा सकते हो। प्रैक्टिकली ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? योगा कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, अगर ये तो झूठ बात है ना कि आपको मैंने प्रिस्क्राइब कर दिया चलो आप 1 महीने में ठीक हो जाओगे। ये एक होलिस्टिक साइंस और प्रैक्टिस है, आप करते रहोगे आप स्वस्थ रहोगे, बाहर से नहीं अपने मन से भी। मैं आज भी अपने आप को एक स्टूडेंट मानती हूँ, मैं कभी नहीं सोचती कि मुझे सब कुछ आता है, बिकॉज योग का जो ज्ञान है वो बहुत वास्ट है। तो मैं आज भी काफ़ी जगह जाती हूँ सीखने के लिए एज अ स्टूडेंट, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी पूरा सीख सकता है। जुगनू जी, एक ट्रिक क्वेश्चन, आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, लोगों को देख के पहचान जाते हैं उनकी बॉडी कैसी है, मन का संतुलन कैसा, हम चारों को देखिए और बताइए हम में से कौन योग प्रैक्टिस करता है, कौन नहीं करता है। गेस वर्क। ये भी बता सकता हूं हम में से एक जो है वो जो करते हैं प्रैक्टिस और शीर्षासन में एक्सपर्ट है। सही पहचाना। आज दिल है मेरा कि ये आप सबको योगा कराएं, छोटा सा योगा। जुगनू जी, कोई ऐसा योगा होता होगा जो बैठे बैठे भी हो सकता है? शीर्षासन नहीं हो सकता, चेयर योगा हो सकता है, कोई कुछ भी कपड़े में आप कर सकते हो, बिकॉज लोगों का ये मिसकंसेप्शन है कि योगा के लिए एक टिपिकल कपड़े चाहिए, बट अगर आपको आसना नहीं करना, ब्रेथ पे जब फोकस करते हो कोई भी कपड़े में आप चेयर योगा क्या होता है? करवाइए। ठीक है, लेग्स हिप विथ अपार्ट, दोनों टोज को आप अपने सामने रखिए, तो हम कुर्सी के थोड़े सामने में आके बैठ जाए। हमारे ये जो दोनों पैर होंगे ग्राउंडेड होंगे और स्पाइन काफी सीधी। गाइस, स्माइल ऑन योर फेस प्लीज, व्हाई सो सीरियस? अभी हम थोड़ा सा ब्रेथ वर्क करते हैं। आंखें धीरे से बंद करके राइट पाम को चेस्ट पे, लेफ्ट को अब्डोमेन जहाँ हमारा नेवल है वहाँ पे। अब हम आंखें बंद करके 6 बार गहरी सांस लेंगे और ब्रेथ का जो रेशियो होगा वो इनहेल और एक्सेल सेम रेशियो में करेंगे। काउंट ऑफ 6, लेट्स स्टार्ट। 1, inhale and exhale. Again with a smile on your face, inhale, take a deep breath in. Exhale. 3, inhale. Exhale. 4, with a smile, inhale, take a deep breath. Exhale. 5th round, inhale. Exhale. Last round, inhale. And exhale. धीरे से दोनों हाथों को अपने पैर की ओर लाइए और आंखें धीरे धीरे खोल लीजिए। बहुत अच्छा। आपको अपने ब्रेथ में थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा। बिल्कुल। और जब अगर आप बहुत टेंस्ड होते हो तो नेचुरली क्या होता है, आपका शोल्डर अपने आप ऊपर हो जाता है। जब आप ब्रेथ वर्क करते हो तो ब्रीदिंग से क्या होती है, आपकी जितनी भी टेंशन होती है ना, मस्कुलर टेंशन जिसको हम बोलते हैं, वो रिलैक्स हो जाता है और आप इसलिए रिलैक्स फील करने लगते हो। तो आप ब्रेथ पे काफ़ी काम करना बहुत ज़्यादा आवश्यक चीज़ है योगा पे, बिकॉज योगा को हम बोलते हैं ना माइंड, बॉडी और स्पिरिट, ये तीनों को जोड़ के रखता है। जुगनू जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आगे आप इसी तरह योग का प्रचार करते रहें, हम लोग सब भी इंस्पायर हो जाएं, देश की जनता भी इंस्पायर हो जाए। और अच्छा लगा ये कि आप पैसे कमाने से ज़्यादा इसके प्रचार के लिए आतुर हैं, ये बहुत अच्छी बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। 2020 में वैश्विक योगा बाजार 4,105 करोड़ रुपए। योगा स्टूडियो में 15% से 25% मुनाफा। योगा स्टूडियो 5 से 10 लाख रुपए के निवेश के साथ शुरू कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको मिलवाते हैं हमारे अगले आइकन ऑफ भारत से।
उनसे मिलवाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इंडियन वीव्स की। जैसा कि मैंने आपको बताया 136 से भी ज्यादा इंडियन वीव्स हैं। उनमें से एक है बंधेज, जिसे हम बांधनी भी कहते हैं। हमारे अगले आइकन आ रहे हैं गुजरात से और वो आपको बताएंगे कि कैसे आप बांधनी साड़ीज का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आदिल खत्री जी से। मेरा नाम आदिल खत्री है, मैं बांधनी आर्टिज़न हूँ और मैं भूज कच्छ से आता हूँ। मैं ये काम 2011 से कर रहा हूँ। 2013 के अंदर मैंने डिज़ाइन और बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स किया। इसके अलावा हमारे साथ और भी 30 वीमेन आर्टिजन्स जुड़ी हुई हैं जिनको हम रोज़गार दे रहे हैं। 2013 में डिज़ाइन कोर्स करने के बाद हमारा काम आज देश विदेश के अंदर जा रहा है। हमने रिसेंटली जॉर्ज वॉशिंगटन म्यूज़ियम में भी अपना काम भेजा है और वहाँ पर डिस्प्ले कर रहे हैं। नमस्ते। नमस्ते, सदा रहिए हंसते। मेरा नाम आदिल खत्री है और मैं भूज कच्छ का निवासी हूँ और मैं एक बांधनी आर्टिज़न हूँ। तो ये बांधनी क्राफ्ट है वो एक्चुअली एक टाई एंड डाई का एक फॉर्म है और वो ज़्यादातर कच्छ रीजन है जो गुजरात का, वहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है। तो 2011 के अंदर मैंने बांधनी एज अ प्रोफेशन मेरे अंकल के साथ तब ज्वाइन किया। 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद एक समय ऐसा आता है जब मैं देखता हूँ कि कच्छ में करीबन होंगे 3000 से 5000 आर्टिजन्स हैं। तो सब एक ही तरीके का डिज़ाइन बना रहे हैं, एक ही टाइप का काम हो रहा है। और आर्टिजन से अलग करने के लिए फिर मैंने 2013 के अंदर हमारे यहाँ एक लोकल NGO है जिसका नाम है सोमया कला विद्या। तो वो एक तरीके से जो मेरे जैसे ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं, सिर्फ आर्टिजन्स फैमिली और या उनके बच्चे हैं, उनको ही वहाँ पर एडमिशन दिया जाता है। तो वहाँ पर डिज़ाइन कोर्स उनको सिखाया जाता है कि भाई कैसे कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करना है, कैसे इंस्पिरेशन लेना है, कैसे उसमें से डिज़ाइन बनाना है आपको, कैसे मार्केटिंग करनी है। तो फिर मैंने 1 साल का वो कोर्स किया और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस मैनेजमेंट फॉर आर्टिजन्स करके उनका ही एक कोर्स था, तो वो मैंने किया। तो एट द एंड 2015 के अंदर मैंने खुद का ब्रांड जिसका नाम है निलक, उसका मतलब होता है ग्रीन, तो वो मैंने स्टार्ट किया। यूजुअली क्या सालों से आप देखेंगे एक ही तरह का डिज़ाइन बनाया जाता है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हर साल एक नया थीम लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम कलेक्शन वगैरह बनाते हैं। जैसे कि हमारा लास्ट ईयर का कलेक्शन था वो इस्लामिक पैटर्न और आर्किटेक्चर के अंदर था। मुझे लगा कि ये पहले कभी बांधनी के साथ नहीं हुआ, तो ये डेफिनेटली करना चाहिए और इट वाज रियली बिग सक्सेस। ये जो आपने एक्सपेरिमेंट्स किए इनमें कितना सक्सेस इजीली मिला आपको, मतलब इज इट डिफिकल्ट? मैम हर एक स्टेप पे आई गेस फेलियर होता है और उसी में से कुछ हर बार मतलब नया निकल के भी आता है। जैसे कि प्रोसेस के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे लिए रहा कि डिज़ाइन की जो भाषा है या कलर कॉम्बिनेशंस हैं वो समझना सबसे पहला इम्पॉर्टेंट रहा। एक बार वो अगर वो आप समझ लेते हैं तो बाकी का जो प्रोसेस वो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाता है। मेरा सवाल ये है कि अगर बांधनी को और आपके ब्रांड को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है जो देश के हर देश में उपस्थित हो, तो कैसे आप उसको अप्रोच कर पाएंगे? क्या आपका वो एम्बिशन है? सर सबसे पहला मेरा कदम ये रहेगा कि इस क्राफ्ट के बारे में थोड़ा अवेयरनेस लाया जाए लोगों के बीच। समझ लीजिए एक एग्जांपल दूं तो एक एवरेज स्कार्फ है उसको बनने में 20 दिन लग जाते हैं, तो वो कंज्यूमर को अवेयरनेस ही नहीं है। तो मेरा सबसे पहला गोल यही रहेगा कि हम उसको ग्लोबली उसको एक्सपोजर मिला जाए। ये बहुत अच्छा है। तो ये बताइए, 2 सवाल है मेरा कि जो पहले आपके पिताजी चाचा जी करते थे और अब, तो ये कितनी ऊंचाई बढ़ी है, कितनी ऊंचाई दी है आपने व्यापार में, एक। और दूसरा कि उससे आसपास के जो लोग बना रहे थे इस तरह की साड़ी कपड़े, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उस पर क्या इम्पैक्ट उन लोगों पर पड़ा है? एक्चुअली ये क्राफ्ट एक ऐसी सिचुएशन पे आ गया है, जैसे मेरी कम्युनिटी की बात करूं तो ज़्यादातर जो बंदेज का काम है वो महिलाएं करती हैं। एज अ करियर इसको अपनाना नहीं चाहती, वो चाहती हैं कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या और कोई ऐसे डेस्क जॉब जो कहते हैं तो वो करे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मतलब हर कोई ऐसा सोचता है। जैसे कि मेरी खुद की वाइफ हैं तो उन्होंने बजाय किसी इंस्टीट्यूशन में डिग्री लेने की, उन्होंने सोचा कि ना ये हमारा ट्रेडिशनल क्राफ्ट है, उसको ही आगे बढ़ाया जाए।
बहुत आप अच्छा काम कर रहे हैं, अपनी जो परंपरा है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं, तमाम लोगों की शुभकामनाएं कि इस परंपरा को आप आगे बढ़ाइए और ये साड़ी पूरी दुनिया में देखी जाए, लोग पसंद करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। और युवाओं को भी आपसे ज़रूर प्रेरणा मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। 2021 में वैश्विक हस्तशिल्प बाजार 68,010 करोड़ रुपए का। भारतीय दस्तकार बाजार में 2022 से 2027 के बीच 7.8% CAGR की बढ़त। 10,000 से 30,000 रुपए में शुरू कर सकते हैं दस्तकार का कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुला लेते हैं आज की आखिरी आइकन ऑफ भारत को। आपने डिजाइनर बैग्स तो बहुत देखे होंगे, आपने ये भी देखा होगा कि हर कोई लेदर के डिजाइनर बैग्स खरीदना चाहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लेदर के डिजाइनर बैग्स खरीदने से जानवरों को कितना ज्यादा नुकसान पहुंचता है? हमारी अगली आइकन ऑफ भारत इस चलन को बदलना चाहती है। क्या है इनकी कहानी? कैसे संभव हुआ ये कि इन्होंने बनाए डिजाइनर बैग्स विदाउट लेदर? चलिए सुनते हैं पूजा चोपड़ा जी की कहानी जो आई हैं दिल्ली से। हेलो, मेरा नाम पूजा चोपड़ा है। मैं यहाँ पे आई हूँ अपने एक बिजनेस के बारे में बताने के लिए, जिसका नाम है PNA ओरिजिन। मैं उस बिजनेस में बैग्स बनाती हूँ जो मेन, विमेन, किड्स सबके लिए। ये एक किसी भी एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स को यूज़ ना करने का बिजनेस है। और बिजनेस में चैलेंजेस बहुत सारे आए। एज अ विमेन एंटरप्रेन्योर बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई, लेकिन उन सबको ओवरकम करते हुए आज 10 साल इस बिज़नेस को हमने अच्छे से पूरे किए हैं। अच्छी क्वालिटी, एक अच्छे डिज़ाइन और बिना लेदर के बने हुए बैग्स के लिए आज ये ब्रांड लोगों को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू NDTV और फ्रीडम ऐप इस अपॉर्चुनिटी के लिए। वेलकम पूजा, आइकन्स ऑफ भारत मंच पर। तो अपनी कहानी बताएं कि इस क्षेत्र में कैसे आपने एंट्री ली और कैसे आपने बिजनेस बढ़ाया, और अगर और कोई भी इस क्षेत्र में आना चाहे तो मतलब थोड़ी सी अपनी जो लर्निंग्स है वो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। पूजा चोपड़ा मेरा नाम है। कारीगर थे मेरे पापा, जिन्होंने ड्रीम एक देखा कि उन्होंने शुरू करना है एक शूज़ का बिज़नेस। वहाँ से उन्होंने शुरू करी अपनी जर्नी और करते करते आज 40 साल बाद वो इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट नोन फुटवेयर मैन्युफैक्चरर्स में आते हैं। वही चीज़ मैंने आज अपने अंदर डाली कि मैंने एक एस्पिरेशन वो सीखी। और मेरी मम्मी की बहुत ड्रीम थी कि एक मुझे वेरी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वुमन बनाना, लेकिन आई ऑलवेज़ वांटेड कि मैं अपना बिज़नेस शुरू करूं जिसमें फ़ैशन बैकग्राउंड हमेशा से था बिकॉज ऑफ माई फादर्स बिजनेस। बैग्स ऑब्वियसली मेरे को हमेशा से बहुत अच्छे लगते थे और मटेरियल की नॉलेज घर में हमेशा से बात होती थी। हम ऑफिस जाते थे, फैशन वाज ऑलवेज देयर, तो एक वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेरी शुरू से चलती रही। स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स और MBA फाइनेंस इसलिए पढ़ा था क्योंकि मेरे को शुरू से था कि मैंने अपना बिजनेस करना है और इस बिज़नेस को ग्लोबल लेके जाना है। मेरा हमेशा से इंटरेस्ट था बिज़नेस में, फाइनेंस में, इकोनॉमिक्स में, तो वो पढ़ के मेरे को था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कंप्लीट करके एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल बैकग्राउंड फाइनेंस और बिज़नेस में लेके फैशन के साथ उसको कंबाइन करके अपना और अपने फादर के बिज़नेस को आगे जिस तरह से भी मैं कर सकती हूँ मैं लेके जाऊँ। तो पूजा, ये सारे डिज़ाइंस आपके ओरिजिनल हैं? क्योंकि इंडिया में काफ़ी लोग बाहर के जो ब्रांड्स हैं उनकी कॉपी करके बेचते हैं और लोग कहते हैं कि हमें तो वही चाहिए। तो क्या आपको भी कोई प्रॉब्लम आती है कि लोग वही डिमांड करते हैं कि वो आपकी डिज़ाइंस को भी पसंद करते हैं? पहले प्रॉब्लम्स आई थी। पहले लोगों को एक तो कॉन्सेप्ट समझाना कि लेदर नहीं यूज़ करना, वो थोड़ा मेरे लिए डिफ़िकल्ट पार्ट था क्योंकि लेदर बैग्स में लेदर बहुत मतलब ऐसे होता है कि आप क्यों नहीं यूज़ करेंगे लेदर, क्योंकि बैग चाहिए, लंबा चलना चाहिए, ये मेंटालिटी होती है। मगर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग मानना ये है कि एक बैग के लिए जिससे आप बोर हो ही जाएंगे, मतलब एज अ लेडी 2-3 महीने में बोर हो जाएंगे, एज अ गाय मे बी 1 साल में बोर होएंगे, लेकिन आप बोर हो जाएंगे। मुझे उसके लिए किसी की जान लेना ठीक नहीं लगता। आपके पिताजी माताजी व्यवसाय कर रहे थे, आपके आने के बाद आपका व्यापार कितना बढ़ा आपके चलते? दूसरा सवाल मेरा ये है, महिला होने की वजह से कोई प्रॉब्लम आती है या आप ताकत महसूस करती हैं? पहला सवाल कि बिजनेस कैसे बढ़ा, कितना बढ़ा।
जैसे मैंने पापा का बिजनेस एंटर करा तो उसको ऑनलाइन लेके गई, उसको सारा ऑनलाइन टीम सेट करा, जिसमें थोड़ा सा पापा बिकॉज वो पूरा टाइम टेक्निकल लेबर और इन सब में रहे थे, तो वहाँ से हमारा काफ़ी पिक करा। ऑनलाइन में हमारे ब्रांड से भी सारे जगह जाते हैं शूज़, तो वो एक मेरा कंट्रीब्यूशन था। महिला होके बहुत चैलेंजेस मिले, तो अभी बिजनेस बस शुरू ही हुआ था, 2-3 साल ही हुए थे, तो उसमें कभी आपको बोला जाता है कि आपने अचीव क्या करा अभी तक, जो आप हमसे ऐसे बात कर रहे हो, या आप बताओ आपने अचीवमेंट क्या है आपकी। फिर कहाँ पे कंपैरिजन आता है, आप कितना कमा के घर लेके आते हो, तो इस तरह की बातें होती हैं। फिर जब जवाब दिए जाते हैं उस हिसाब से, तो फिर थोड़ा सा। तो आपका क्या मैसेज होगा लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए, कि वो कैसे बिजनेस में आ सके, कैसे मेन स्ट्रीम में आ सके इस देश की जीडीपी की, इकोनॉमी को, और एटलीस्ट अपने घर को आगे बढ़ाने के लिए? जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ वो ये है कि ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रगल ही आपका रास्ता हो कहीं पे अचीव करने का। प्लीज़ बिलीव इन योर ड्रीम्स और उस पर डटे रहिए। बी कंसिस्टेंट, बी परसिस्टेंट, एंड एज अ वुमेन यू शुड ऑलवेज इनकरेज अदर वुमेन, यू शुड ऑलवेज एम्पावर अदर वुमेन। एंड किसी भी और वुमेन के मतलब मेरे अंदर यही रहता है कि मैं और अगर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स देखती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि हम सारे मिल के कुछ एक दूसरे के साथ कर पाएँ, कुछ सारे मिल के। जैसे यहाँ पे दिल अफरोज़ आए थे, तो मेरा था दिमाग में जैसे ही उनसे बात हो रही थी कि मैं उनकी कुछ वीव्स उठा के मे भी अपने बैग्स में लगा पाऊँ किसी तरह से, तो वो मेरे हमेशा ही यही रहता है कि कोलैबोरेशन भी इंडियंस नीड राइट नाउ। एब्सोल्युटली। पूजा जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत सारे इंस्पायरिंग मैसेजेस दिए हैं। Congratulations and thank you very much. बहुत बहुत शुभकामनाएं। दुनिया का हैंडबैग बाजार 2021 में 4,912 करोड़ रुपए आंका गया। इस कारोबार में आसानी से 20 से 35% का मुनाफा होता है। हैंडबैग कारोबार 8 से 20 लाख रुपए के निवेश से शुरू किया जा सकता है। आज तो मुझे सच में ऐसा लगता है कि बहुत ही मुश्किल होगा ये डिसाइड करना कि कौन बनेगा आज का श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। जूरी थोड़ा ज़्यादा टाइम लेने वाली है आज ये डिसाइड करने में कि किसे वो बोलें कि ये हैं जी श्रेष्ठ। तो जब तक ये लोग डिसाइड करते हैं, चिंतन करते हैं, हमेशा की तरह मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। जब हम पद्मश्री अवार्ड के बारे में सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये अवार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलता है जो बहुत ही ऊंचे कार्य करते हैं, जैसे कि शायद जिन्होंने देश में बहुत बड़ा बदलाव लाया है या फिर बहुत लोगों की मदद की है, बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि विमेन एंटरप्रेन्योर्स को भी पद्मश्री दिया जाता है? जी हाँ, हमारे पास भारत में शहनाज हुसैन है जिन्होंने कॉस्मेटिक्स में अपनी रुचि को एक सफल उद्योग में तब्दील किया और उन्हें पद्मश्री मिला है। साथ साथ रजनी बेक्टर हैं जिन्होंने हाल ही में अपनी फूड कंपनी शुरू करी और उस वजह से उन्हें पद्मश्री मिला। चलिए इन्हीं बातों के साथ अगर हमारी जूरी रेडी है तो उन्हें यहाँ पर बुला लेते हैं। बताइए हमें कौन है आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। आज तो सच में इंतहा हो गई थी इंतजार की। इतना वक्त लिया हमारे जूरी मेंबर्स ने ये डिसाइड करने में कि कौन होंगे श्रेष्ठ आइकन। तो अब मुझे लगता है कि बुला लेते हैं मंच पे सारे के सारे आइकन्स ऑफ भारत को और इनका फैसला जो है वो सुन लेते हैं। तो अब मैं आनंद जी से गुजारिश करूंगी कि हमें बताएं कौन है आज के श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। आज पहली बार हम लोगों के लिए बड़ा चैलेंजिंग हो गया। बहुत देर तक आज चर्चा चली। जनरली ऐसा होता नहीं, क्योंकि आप योगा से लोगों को जागरूक कर रही हैं, आप कृषि में बड़ा योगदान दे रहे हैं, पूजा जी एक कंपनी को नया रूप दे रही हैं और आदिल भाई का जवाब नहीं। लेकिन हम लोगों को बार बार सोचने के बाद दिल से अंदर से आवाज़ आई कि दिल अफरोज को आज का सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला। थैंक यू, थैंक यू।
अब आप भी वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट आइकन ऑफ भारत के लिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड कीजिए और वोट करके हमें बताइए कि कौन है आपके हिसाब से श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत। और आपके वोटों के आधार पे ये हैं पिछले हफ्ते के श्रेष्ठ आइकन। चाहे बात हो भारत के गौरव योगा की, चाहे बात हो कोटा डोरिया और बांधनी साड़ीज की, चाहे बात ये हो कि कैसे एग्रीप्रेन्योरशिप की जाती है, चाहे हमें सीखना हो कि कैसे नॉन लेदर बैग्स का भी व्यवसाय किया जा सकता है, हमारे मंच पर आइकन्स ऑफ भारत हर एपिसोड में आकर हमें प्रेरणा देते हैं और हमें सिखाते हैं कि कैसे हम खुद का कुछ शुरू करके आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हमारे जूरी मेंबर्स ने तो चुन लिया है श्रेष्ठ आइकन ऑफ भारत इस एपिसोड का, लेकिन आप यानी कि देश की जनता भी अपनी राय दे सकती है। आप वोट कर सकते हैं अपने फेवरेट कंटेस्टेंट के लिए। वोट करने के लिए डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप और रजिस्टर कीजिए और अपनी चॉइस हमें बताइए। आप हमसे जुड़ सकते हैं हर शनिवार और रविवार रात 9:30 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। जाते जाते सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। दिस इज योर होस्ट सुगंध शर्मा साइनिंग ऑफ।